हेलो दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि का ये हमारा 7वां भाग है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे महत्वपूर्ण बात पढ़े थे, यानी कि आज का पढ़ चुके हैं हम लोग आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मूल विधि में भाग 7 में नया आपराधिक कानून। एक्चुअली इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोगों के पास समस्या जो है वो इस चीज को लेकर है कि सर बीएनएसएस और बीएसए जो है हमारा, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनकी कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, या सारी धाराएं पढ़नी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को किताबें दिखा दूं, जो मेरे पास किताबें हैं। देखिए, इससे रिलेटेड ये किताबें हैं आपकी। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक में आपको 531 धाराएं हैं, जो आपकी जो बीएनएसएस है इसमें 531 धाराएं हैं, और जो आपकी बीएसए है यानी भारतीय न्याय संहिता है, सॉरी बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो इसमें 170 धाराएं हैं। और ये जो भारतीय न्याय संहिता है आपकी, ठीक है, इसमें पहले जो आपकी जो धाराएं थी उससे इसमें कम हो गई, इसमें 356 धाराएं हैं आपकी। तो टोटल जो है आपकी जो है 900 प्लस धाराएं, 1000 के आसपास अपनी धाराएं बैठेंगी। तो इतनी सारी धाराएं आप लोग पढ़ेंगे तो बाकी सिलेबस नहीं तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग इसमें वो चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बात करें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले तो इम्पोर्टेंट वो चीजें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, यानी कि जो पहले नहीं थे कानून में, अभी वो नए एड ऑन किए गए वो। इसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड जो मामले होंगे वो, बच्चों से रिलेटेड मामले जो होंगे वो, लोक सेवक से रिलेटेड जो मामले होंगे वो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट मामले होंगे जो हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल विधि भाग 7 में नया आपराधिक कानून किनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किनकी जगह पे आए हैं, हम इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले कौन से कानून थे जिसके तहत जो है चीजें संचालित हो रही थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे, एक हमारा था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी कब की थी? 1860 की। ठीक है, एक हमारी सीआरपीसी थी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, सीआरपीसी कब की थी? देखिए 1898 में आई थी। फिर इसमें जो है दूसरा नया कानून इसकी जगह पे आया, वो 1773 में आया। सीआरपीसी 1973 में आया, और ये जो लागू हुई 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है, ये सीआरपीसी अभी चल रही थी। इस कानून से पहले कौन सी चल रही थी? ये सीआरपीसी चल रही थी आपकी। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का बीएसए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कब का था? ये 1872 का था। ये तीनों कानून चल रहे थे, प्रचलित थे। इनकी जगह पे नए कानून आए हुए हैं, क्यों आए हुए वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं 1860 का जो अपना आईपीसी आया था, ये 1833 का जो आप लोग अधिनियम पढ़ेंगे, सबका अधिनियम 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, 1833 का अधिनियम में साफ साफ कहा है कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, और वो किसकी अध्यक्षता में गठित होता है? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग गठित होता है। ठीक है, विधि आयोग गठित होता है। उस विधि आयोग का काम क्या होता है? भारतीय कानूनों को समेकित करना, यानी एक जगह पे लाना या एक कानून बनाना एक अच्छे से। ठीक है, तो इसी के तहत 1860 में क्या बनाया जाता है? आईपीसी आती है अपनी। ठीक है, तो कब? 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, 1834 में चार्टर्ड एक्ट में एक बात कही जाती है कि विधि आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके तहत विधि आयोग का गठन कब किया जाता है? 1834 में गठन किया जाता है। ठीक है, और इसी विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? आईपीसी बनती है कब? 1860 में आईपीसी पता चल गई। फिर सीआरपीसी 1898 में बनती है। ठीक है, और इसमें संशोधन होकर दोबारा फिर नई आई सीआरपीसी का आती है 1773। जब वर्तमान में सीआरपीसी लागू थी, वर्तमान का मतलब जो है इन कानूनों से पहले जो सीआरपीसी लागू थी वो 1973 की थी, और ये कब से लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 से। और जो साक्ष्य अधिनियम था वो 1872 का। तो इनकी जगह नए कानून लाने की जरूरत क्या पड़ती है उसको समझते हैं हम लोग। पहली बात तो देखिए, ये पुराने कानून थे, ठीक। उस समय इतना मोबाइल का चलन, इतनी डिजिटल चीजें नहीं थी। अभी क्या है, डिजिटल क्राइम बहुत से बढ़ गए हैं, डिजिटली बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मतलब बहुत से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीजें बढ़ गई हैं।
तो वो चीजें इसमें नहीं थी, एड ऑन नहीं थी, ठीक। उनको एड ऑन करने के लिए दूसरा क्या है कि अपराध का तरीका भी अब क्या है, पहले की अपेक्षा बदल गए थे कुछ चीजें, तो उन्हें एड ऑन करने के लिए। तीसरा जो दलील दी जाती थी, जो इम्पोर्टेंट दलील थी, वो ये दलील थी कि हम जो है भारतीय जो है भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन उनके कानूनों से अभी तक आजाद नहीं हुआ। क्योंकि ये देखिए, ये कानून किसका, अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून है, ये किसका बनाया हुआ, अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून है। तो यही दलील दी जाती थी कि भारत तो आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार से इससे क्या होती, गुलामी की वो आती थी, मतलब एक प्रकार से माइंड में आता था कि हाँ, हम लोग अभी भी जो है अंग्रेजों के ही आधार पर चल रहे हैं। तो उनको चेंज करने के लिए ही नया कानून लाए गए। समझना की बातें, यहाँ तक कुछ चीज क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। 1861 अब देखिए हम समझते हैं क्यों लाया गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद आगे। देखिए आईपीसी जो है, यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 की। इसकी जगह पे नया कानून कौन लाया गया, भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता। और कब, 2023। देखिए कानून का क्या होता है, जो वर्ष लिखा होता है ये अधिनियमित होने का वर्ष होता है कि किस साल वो कानून पारित हुआ, किस साल राष्ट्रपति ने साइन किए हुए हैं, ठीक है। लागू होने का वर्ष अलग हो सकता है, जैसे ये क्या है, अधिनियमित 2023 में हो गया, तो लागू 2024 में हुआ था। ऐसे सेम ये क्या 1860 में अधिनियमित हो गया, लागू 1861 से हुआ था, ठीक है। तो ये किस साल राष्ट्रपति ने साइन किए, वो वाला वर्ष होता है 2023, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी धाराएं थी, पहले इसमें थी 511 धाराएं आपकी, और वर्तमान का जो है उसमें 356 धाराएं हैं। कितनी है, 356 धाराएं। इसमें पहले पुराने में कितनी धाराएं थी, 511। इसमें कितनी धाराएं हैं, 356 धाराएं, ठीक है। भारतीय दंड संहिता किसके जगह पे आ गया, भारतीय दंड संहिता जगह कौन आ गया, भारतीय न्याय संहिता। तीनों को भी काम बताएंगे क्या क्या काम होता है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की लोग बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता कब की है, 1973 की। इसकी जगह पे क्या आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कब का है, 2023 का कानून, ठीक है। देखिए अब इसमें समझते हैं क्या है। इसमें जो पहले धाराएं थी वो 484 थी धाराएं, ठीक है। अभी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 531 धाराएं हो गई हैं, ठीक है। पहले कितनी धाराएं थी, 484 थी, अभी कितनी हो गई, 531 धाराएं हो गई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जाके आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया है, ठीक है। चौथा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की जगह पे क्या आ गया, सॉरी 1872 की जगह क्या आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है, ठीक है। अधिनियम 2023 पारित हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले जो धाराएं थी वो 167 थी, और अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 170 हो गई हैं, ठीक है। समझ गया तीनों चीजें। पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता था 1860, उसकी जगह क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इसको हम लोग आईपीसी बोलते थे शॉर्ट में, इसको बीएनएस, बी से भारतीय, एस से सॉरी बीएनएस, बी से भारतीय, एन से न्याय और एस से संहिता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। सीआर मतलब क्रिमिनल हो जाता था, पी से प्रोसेसिंग और सी से कोड संहिता, ठीक है। अब इसको क्या बना दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता, बीएनएसएस कर दिया गया, ठीक। इसको हम लोग पहले क्या कहते थे, बीएसए कहते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसको अब भी क्या कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों समझ में आ गए। तीनों में इसमें कितनी 511 धाराएं थी, इसमें कितने हो गए 356 धाराएं घट गई, किसमें, आईपीसी में।
सीआरपीसी 484 से 531 यानी इसमें बढ़ गई धाराएं। इसमें 167 थी, इसमें कितनी गई 170, इसमें कितनी धाराएं बढ़ गई 3 धाराएं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब इनका हम लोग समझते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है, तीनों का समझते हैं कि करके। देखिए तीनों का कार्य क्या है, हम इस चीज को समझते हैं। देखिए जो आईपीसी होती है, यानी कि अब जो आईपीसी का बीएनएस आ गया, बीएनएस का क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि कौन सा कृत्य अपराध है। क्या बताता है, दो चीजें बताता है, दो चीजें बताता है। क्या बताता है, तो कौन सा कृत्य यानी कार्य कृत्य अपराध है। ठीक है, पहला तुमको ये बताएगा कौन सा कृत्य अपराध है, यानी कौन सा कार्य क्या है अपराध, यानी अपराधों की परिभाषा दी है इसमें एक प्रकार से। ठीक है, दूसरा ये बताएगा उस अपराध के लिए दंड क्या होगा। ठीक, अपराध के लिए दंड। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखना कि परिभाषा हमेशा पहले आएगी, दंड उसके बाद आएगा। अगर किसी धारा में मान लीजिए आपको अगर उसका धारा का पता है कि इस धारा में इसका परिभाषित किया गया है, तो दंड उसके बाद हमेशा आएगा। पहले उसके पहले दंड नहीं है, उसके बाद आएगा, यानी परिभाषा पहले दी होगी। कौन सा कृत अपराध है ये परिभाषित करेगा। ठीक है, तो परिभाषित पहले क्या होगा, दंड बाद में देगा, हमेशा याद रखना। सेकेंड क्या है कि जो एफआईआर लिखी जाती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें अपराध के दंड की धारा होती है, ना कि अपराध की परिभाषा की धारा। जैसे 302 पहले होता था ना, 302, 376 ये दंड के लिए होता था, परिभाषाएं इनकी अलग होती थी। 300 में जैसे क्या होता था, दंड को परिभाषित किया जाता था। 375 में किसको, बलात्कार को परिभाषित किया जाता था। यानी कि जो हम लोग ऊपर लगती है मुकदमे में धाराएं लगती है, वो दंड वाली धाराएं लगती है, ना कि परिभाषा वाली। ठीक है, आप लोग ये चीज समझ में आ गई कि इसमें दो चीज दी होगी। क्या दी होगी, भारतीय दंड संहिता में क्या दिया होगा, कौन सा कृत्य अपराध है ये परिभाषित किया होगा। दूसरा अपराध के लिए, उस अपराध के लिए दंड क्या है ये किस में दिया होगा, बीएनएस में। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में क्या क्या है। देखो दंड प्रक्रिया संहिता में इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा कि अगर मान लो सपोज करो ये कृत्य है, आपने परिभाषा पढ़ ली कि ये कृत्य है और इसके लिए ये दंड है, तो आपको क्या है पता है, आपको क्या है कि किसी को दंड देने का अधिकार तो है नहीं, दंड देने का अधिकार तो न्यायालय को है। ठीक है, आपको क्या है इसमें जो है अपराध पहले तो रोकने के संबंध में भी दिया है, प्रिवेंशन है, मतलब अपराध को कैसे कारित होने से रोकें। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे चुनाव के टाइम पे चालान कर दिया जाता है आदमियों का, बाउंड कर दिया जाता है, तो वो अपराध रोकने के लिए होता है। लाइसेंस जमा कर लिए जाते हैं, वो अपराध रोकने के लिए होता है। पहले तो क्या किया जाता है, अपराध रोकने के लिए काम किया जाता है, किसमें, दंड प्रक्रिया संहिता में। दूसरा इनके अगर अपराध हो जाता है, ठीक है, अपराध हो जाता है तो अपराध होने से लेकर और दंड तक के बीच का जो प्रावधान होगा, दंड तक के बीच की जो चीजें होंगी, बीच की चीजें होंगी, जो इसके बीच में जैसे कैसे गिरफ्तारी करोगे, कैसे सम्मन ले जाओगे, कैसे क्या वारंट जारी होगा, कैसे तुम फर्द मतलब कैसे चीजें जब्त करोगे लोगों को, वो सारी जानकारियां जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि अपराध होने से लेकर दंड के बीच जितना भी प्रोसेस होता है, उसको गिरफ्तार कर कहाँ रखोगे, ठीक है, और मतलब क्या क्या मानवाधिकार आयोग के क्या क्या नियम कायदे कानून है, और उससे मतलब सजा, मतलब कुल मिला के एक प्रकार से ये है कि अपराध होने से लेकर दंड के पीछे जितना भी कार्य होगा तुम्हारा, और मेन काम तुम्हारा यही है। जैसे आप लोग जब थाने पे जाओगे तो धाराएं आपको क्या है, जो विवेचना जो मुकदमा करने के लिए मिलता है उसमें धाराएं पहले से लगी होती हैं। आप उनको क्या है, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, ये साक्ष्य नियम है, साक्ष्य के आधार पर क्या धाराएं घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी क्या काम है, उसके आधार पर तुम क्या चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजोगे, दंड देने का प्रावधान किसको है, माननीय न्यायालय को है। तो उस बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, मेडिकल करवाना, ठीक है, और जो है कुल मिला के जो सारी चीजें होती है, जैसे किसी गिरफ्तार करना, चीजें बरामद करना, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये किस में आता है, इसमें आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अपराध को रोकना, यदि अपराध हो गया है तो उसको दंड दिलाने का कार्य जो है वो सारा किसके माध्यम से होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से। ये तो चीज क्लियर हो गई। हम लोग तीसरे की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, साक्ष्य अधिनियम से एविडेंस है,
जो हम लोग एविडेंस कलेक्शन वाला काम करते हैं, यानी कि एक प्रकार से जो एविडेंस वाली चीजें होती हैं, जैसे कौन सा एविडेंस ग्राही है, मतलब कौन सा कोर्ट में माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा, वो सारे प्रावधान जो एविडेंस संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तीनों चीज समझ में आ गई। भारतीय न्याय संहिता क्या करेगी, ये हमें ये बताएगी कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या दंड है। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या करेगी, पहले तो ये करेगी कि मतलब जो है अपराध ना हो, रोकने के प्रिवेंशन का काम करेगी। दूसरा, इनकेस अपराध हो जाता है तो क्या करेगी, ये दंड दिलाने का काम, अपराध होने से लेकर दंड दिलाने तक के बीच जो प्रोसेस होता है उसमें आयु के भी जो है मतलब अधिकार उसमें दिए होते हैं, कर्तव्य दिए होते हैं, उसमें उच्च अधिकारियों के बारे में दिया होता है, पब्लिक कैसे सपोर्ट करेगी, ये सब चीजें किसमें दी होंगी, आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने बताया क्या होगा, इसमें एविडेंस संबंधित चीजें होंगी कि कौन सा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट, कौन सा एविडेंस कोर्ट मानेगा, कौन सा एविडेंस नहीं मानेगा, किस एविडेंस के बारे में कैसे क्या, मतलब सारी चीजें वो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये तीनों चीज समझ आ गई आपको। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग एक चीज समझ ली कि किन के जगह पे ये कानून आए हैं, इनके जगह पे ये कानून आए, इनके जगह पे ये कानून, इनके जगह पे ये कानून आए। ठीक है। दूसरा हम लोग समझ ली क्यों जरूरत पड़ी कानूनों की। तीसरा हम लोग समझ लिए इन कानूनों का योग मतलब यूज क्या है, तो चीज समझ में आ गई। अब चौथा हम लोग बात करेंगे जो नए कानून है ये कब कैसे पारित हुए, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको इरेज करते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि देखिए इसमें दो डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हमेशा बताई थी। एक तो पारित होने का, पारित होने का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, अधिनियमित होना, अधिनियमित होना। ठीक। और मैंने यह इसी का कहा था राष्ट्रपति की स्वीकृति। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। मैं इसलिए तीनों शब्द बता देता हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे तीनों में से कोई एक सवाल शब्द पूछ लेगा, पारित, अधिनियमित या राष्ट्रपति को कब स्वीकृति मिली, तो आप कंफ्यूज ना हो, तीनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। कब स्वीकृति मिली, तो ये हुआ आपका 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है। और ये लागू कब से हुआ है, लागू होना, ठीक है, लागू होना, ये लागू जो कानून हुए हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, यानी कि इस डेट से क्या हुआ, ये कानून तीनों लागू हुए हैं, ये वाले कानून तीनों। ठीक है। कब से हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से। अधिनियमित कब हुए, 25 दिसंबर 2025 को, सॉरी 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है। लागू कब से हुए, 1 जुलाई 2024 से। अगर कोई घटना, मान लीजिए आप लोग समझिए, कोई घटना अगर इस डेट से पहले होती है, मान लीजिए 30 जो है जून को कोई घटना घटित होती है, उसके संबंध में कोई मुकदमा लिखवाना जाएगा तो मुकदमा किन धाराओं के आधार पर लिखा जाएगा, इस वाले के आधार पर लिखा जाएगा। मान लो सपोज कर मैं तुमको बताता हूँ, मान लो 30 जून को घटना हुई, 30 जून को क्या हुई, घटना हुई। ठीक है। और कोई व्यक्ति मुकदमा लिखाने गया मान लीजिए 10 जुलाई को। ठीक है। 10 जुलाई को। अब जरा ये बताओ इसमें जो है मुकदमा किन धाराओं के आधार पर लिखा जाएगा, नई वाले के आधार पर कि पुराने वाले के आधार पर, ये बताना है आपको। देखो जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम लोग रिलीज करते हैं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में एक चीज दिया होता है, जब उसमें आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे 20 ठीक है, आर्टिकल जब 20 पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 जो है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 ये कहता है किसी व्यक्ति को मतलब उसके संरक्षण दिया गया है, मतलब उसके खिलाफ तो गवाही नहीं देगा अपने खिलाफ। सेकंड क्या है कि उसे एक बार के मतलब एक बार जो उसने कृत्य किया है, एक बार जो उसने अपराध किया उसके लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर तो मतलब अपराध किसी व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो जिस समय उसने अपराध किया उस समय तत्कालीन कानून के आधार पर दी जाएगी। मान लीजिए सपोज करो घटना कब की हुई, 30 जून की है। ठीक है। तो हम इस व्यक्ति को अगर 10 जुलाई के बीच में सुनवाई हो रही है तो हम ट्रीट किस हिसाब से करेंगे, जो 30 जून को जो कानून लागू होता है उस आधार पर करेंगे ट्रीट इसको। ठीक है। यानी 30 जून को हमारा कौन सा कानून लागू था, आईपीसी सीआरपीसी लागू था, तो हम आईपीसी सीआरपीसी के आधार पर ही मुकदमा लिखेंगे। यहाँ समझ में आया। यानी कि अगर घटना हमारी
30 जून या उससे पहले की है तो मुकदमा किन धाराओं में लिखा जाएगा? पुरानी धाराओं पे। कार्रवाई सुनवाई किस धाराओं पे होगी? पुरानी धाराओं के आधार पर। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे इसमें आगे कि तीनों कानून बता दी मैंने, क्या क्या है अंतर तीनों में। ठीक है, अब हम लोग एक कानून की बात करेंगे, बीएनएस की। बीएनएस की इसको पढ़ेंगे पूरा हम लोग। ठीक है, बीएनएस का यानी भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग उसमें पहले ये समझेंगे कि बीएनएस में, बीएनएस जो था पहले इसमें मैंने कहा कि कितनी धाराएं थी? 511। अभी कितनी बची है? 356। ठीक है, वर्तमान में अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं। ठीक है, हमने पारित होने की डेट बताई थी, लागू होने की डेट बताई थी आप लोगों को। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि नए प्रावधान क्या क्या जोड़े गए। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि कुछ चीजें इसमें चेंज की गई। जैसे क्या है, एक करके हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें नई जोड़ी गई, जो पुराने कानून में नहीं थी लेकिन नए कानून में उनको एड ऑन किया गया है। तो देखिए नए प्रावधान क्या क्या किए गए। देखिए इसमें नए प्रावधान क्या क्या किए गए। नए प्रावधान समझिए आप लोग इसको, नए प्रावधान क्या क्या किए गए। पहली बात तो देखिए इसमें जो है आप लोग ने विवाह, एक आप लोगों ने सुना होगा आज के टाइम पे चलन में पहुंच जाता है, विवाह के लिए झूठा मतलब वादा करके हमारे साथ जो है इन्होंने मैथुन किया या मान लीजिए फिजिकली हुए हमारे साथ, और इस आधार पे क्या है लड़कियां जो है मुकदमे जो बताते हैं कि हमारे साथ इन्होंने झूठा वादा किया था शादी के लिए और फिर बाद में ये मुकर गए, तो इसको भी इसमें एड ऑन किया गया है। कैसे? ठीक, देखिए विवाह के लिए झूठा ऑब्लिक मिथ्या वचन देकर मैथुन करना दंडनीय अपराध किए गए। ठीक है, कौन सी धारा कहती है ये? 69। ठीक, सजा कितने साल की है? 10 साल की है। सजा कुछ धाराओं में ही बताएंगे, बाकी ज्यादा सजाओं के सजा याद करने की जरूरत नहीं है, आप और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इसलिए देखो नया प्रावधान क्या जोड़ा गया कि विवाह के लिए पहले क्या था सिस्टम, जैसे क्या होता है शादी होती है जब मतलब शादी के लिए कोई व्यक्ति जो है कोई लड़का प्रॉमिस करता है, इसमें लड़के के लिए ही दंड का प्रावधान है, लड़कियों के लिए नहीं है, बता दूं। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, ठीक है, तो और मतलब वो उसके साथ फिजिकली हो जाता है, तो उस प्रावधान में क्या है बाद में शादी से वो मुकर जाता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान ये किया गया है, समझे। अब इसमें क्या समस्या थी कि दोनों फिजिकली क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसने झूठ बोला है फिलहाल तो मिथ्या झूठा वचन दिया है, लेकिन जो दोनों फिजिकली हो रहे हैं उसको बलात् संघ में ऐड नहीं करेंगे। किसमें? बलात् संघ का मतलब क्या होता है, देखिए बलात् संघ का मतलब क्या होता है, बलात् संघ में कौन सी बलात् संघ मतलब है बलात्कार से, उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन की जाती है मैं बता दूं। देखिए उसकी सहमति ना हो, महिला की यहाँ सहमति है, दूसरी महिला पागल हो या सहमति देने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उसको बलात् संघ में ऐड करेंगे। तीसरा इसमें बलात् संघ में वो चीज ऐड करती है जैसे नशीले पदार्थ शराब पिला के किया गया हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि उसकी सहमति नहीं थी बट उसको ऐसी सिचुएशन में ला दिया कि वो सहमति दे पाए या न दे पाए उस स्थिति में नहीं था, ठीक है। चौथा क्या होता है कि इसमें एक और चीज ऐड ऑन थी कि जैसे क्या है कि किसी को मतलब एक प्रकार से छल करके, जैसे क्या है पहले पर्दा प्रथा होती थी, ठीक है, लोग एक दूसरे को शादी से पहले देखते भी नहीं थे, पता शादी किसी और के साथ हुई, कोई और जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? बलात् संघ में आती हैं, बलात्कार में आती है। लेकिन ये मामला जो था ये नया पेचीदा था, इसमें क्या देखो दोनों पक्षों की सहमति है, ठीक है, कोई नशा सा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। हाँ ये है कि मिथ्या झूठ बोलकर या मान लो हमने वादे करके एक प्रकार से जो है उसके साथ ये कृत्य किया जा रहा है, तो इस चीज को अब नया एड ऑन कर दिया गया इसमें, ठीक है। और विवाह के लिए झूठा या मिथ्या वचन देकर मैथुन करना दंडनीय अपराध बताया गया, धारा किसके तहत? 69 के तहत, और सजा कितने साल की होगी? 10 साल की होगी। और एक और चीज कहा गया, इसको क्या है बलात् संघ में नहीं रखा जाएगा, यानी इसको क्या नहीं माना जाएगा? इसको बलात्कार नहीं माना जाएगा, समझ आया आप लोगों को। तो क्या जोड़ा गया? विवाह के लिए झूठा या मिथ्या
वचन देकर मैथुन करना। ठीक है, दूसरे लोग बात करते हैं नया प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या जोड़ा गया, देखो एक चीज आप लोग सुन रहे होंगे, मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम। ये क्या होता था समझो पहले। जैसे क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक पालघाट का मामला था, पालघर का, जहाँ पे 2 बाघों को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती हैं। जैसे कोई गाय लेके जा रहा है, पता चला किसी हिंदू संगठन द्वारा उसको मार दिया गया, या कोई पता चला बाबा जा रहा है, किसी मुस्लिम संगठन द्वारा मार दिया गया। यानी कि जाति, धर्म, भाषा, जैसे महाराष्ट्र में आपको चल रहा, भाषा को लेकर लोगों के साथ मारपीट हो रही है। ठीक है, तो जाति, धर्म, भाषा, इस आधार पे लोगों से क्या है, हेट करना यानी घृणा करना, उस आधार पे क्या है, भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाना। तो ये क्या था, इससे पहले मतलब ये प्रावधान कहीं नहीं था इसमें। मतलब इस प्रकार से उनको सजा जो दी जाती थी वो जो है वो मतलब प्रॉपर जो मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम करके ऐसे कोई चीजें नहीं डिफाइन थी। ठीक है, तो अब क्या सिस्टम किया गया इसमें, मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम जो है, हेट क्राइम मतलब घृणा करते हुए जो क्राइम है, उनको भी सम्मिलित किया गया इसमें। ठीक है, उसको भी बाकायदा जो है उन्होंने बताया कि हाँ ये क्रम जो कृत्य जो है वो दंडनीय होंगे जाके सारे। तो देखिए मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम को के प्रत्येक व्यक्ति को के मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो भीड़ का प्रत्येक सदस्य क्या होगा, प्रत्येक सदस्य हत्या का दोषी होगा, लेकिन जब इसमें पढ़ेंगे आप लोग, मॉब लिंचिंग या हेड क्राइम के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भीड़ का प्रत्येक सदस्य किसका, हत्या का दोषी होगा। यही माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने ही मारा है। ठीक है, अब देखिए हत्या के लिए दंड जो इसमें दिया गया है बीएनएस में, हत्या के लिए दंड 103 में है, और इसके मॉब लिंचिंग के लिए दंड 103(2) में है। किसके लिए दंड, इसके लिए दंड, मॉब लिंचिंग के लिए दंड किसमें, 103(2) में है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा क्राइम ऐड किया गया है। तो विवाह के लिए झूठे या मिथ्या वचन देकर मैथुन करना, ये ऐड किया गया है। मॉब लिंचिंग या हेड क्राइम को इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, तीसरा हम लोग बात करते हैं संगठित अपराध एवं आतंकवाद को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ठीक है, आप समझिए। देखिए संगठित अपराध क्या होते हैं, पहले इनको समझते हैं हम लोग। ठीक है, संगठित अपराध क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, जैसे कई लोगों द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा कोई मिलकर अपराध किया गया, उसे संगठित अपराध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हत्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा की गई तो किसमें आएगा, संगठित अपराध में आएगा। या मान लीजिए कोई जैसे आज के टाइम पे जैसे कोई नशा तस्करी चल रही है या वेश्यावृत्ति चल रही है, ऐसे जो भी चीजें हैं, वेश्यावृत्ति चल रही है, नशे का कोई कारोबार चल रहा है, साइबर ठगी चल रही है, इसमें क्या है, कई लोगों का एक गैंग रहता है, इसी को आपराधिक संगठन में एड ऑन करते हैं। इसको क्या है, इसमें नए जो बीएनएस आई इसमें इसका प्रावधान किया गया है, आपराधिक संगठन के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और आतंकवाद के लिए क्या है, पहले इसमें आईपीसी सीआरपीसी इनमें जगह नहीं थी, इसके लिए अलग से कानून बनाए गए और समय समय पर इसमें विभाग भी बना रहा है, जैसे यूएपीए, टाडा, पोटा, मीसा, ठीक है, एनएसए, बहुत सारे कानून बने हैं। और सरकारें क्या है अपने अनुरूप उनको चेंज कर देती थी। जैसे कोई सरकार पहले आई, उसने कोई कानून ले गया, अगली सरकार चेंज हुई, उसने पहला कानून बंद कर दिया, अपना दूसरा कानून ले आई। तो यानी कि क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक जो है कानून कंटिन्यू लागू नहीं रह पाया, उसे सरकारें अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, चेंज करती चली जाती थी। ऐसे अभी क्या है जो प्रेजेंट टाइम पे लागू है वो यूएपीए है, यूएपीए। ठीक, ये क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अनलॉफुल मतलब कि अवैध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। ठीक है,
और ये कब का है 1967 का बता रहे हैं। अवैध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कब का है 1967 का। ये लागू है प्रेजेंट टाइम पे किसके लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। और इस बार अब क्या किया गया कि आतंकवाद को किसमें BNS जो है हमारा BNS जो है इसमें भी जगह दे दी गई। ठीक है, BNS की धारा जो है 111 जो है वो किसके लिए, संगठित अपराध के लिए बात करती है। क्या कहती है, संगठित अपराध के संबंध में दंड देती है, संगठित अपराध के संबंध में। और देखिए संगठित अपराध का मतलब क्या है कि जिस टाइप का अपराध होगा, अगर वो साइबर ठगी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सजा होगी वो अलग होगी। ठीक है, अगर ये मान लीजिए वो क्या कहते हैं अवैध अनैतिक देह व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सजा होगी। तो संगठित अपराध में क्या, जिस प्रकार का अपराध कर रहे होंगे उस हिसाब की सजा होगी। ठीक है, तो संगठित अपराध किसमें हो गए 111 में। 112 में वो वहां छोटे संगठित अपराध जैसे मान लो जो 2-3 लोग मिलकर क्या चोरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोटे संगठित अपराध हो गए। 113 जो है BNS की धारा, ये आतंकवाद के बारे में बताती है, आतंकवाद के संबंध में दंड है। आतंकवाद के संबंध में दंड है, यदि कोई व्यक्ति है आतंकवाद के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो उसके लिए अलग दंड है। या मान लो उसके पास कुछ ऐसे हथियार या आयुध मिलते हैं जिससे वो लगता है कि वो आतंकवादी है, उसके लिए अलग दंड का प्रावधान है। या वो आतंकवादी संगठनों से मिला जुला हुआ है तो उसके लिए अलग दंड का प्रावधान है, इसलिए इनका दंड नहीं बताते हम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, आपराधिक संगठन 111, 112 में छोटे छोटे संगठित अपराध और 113 में आतंकवाद। ठीक है, ये क्या हुआ, इसमें आपके BNS में नई चीज जोड़ी गई है, और ये वाली तीसरी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी तीनों चीज समझ में आ गई क्या क्या जोड़ा गया। अब चौथे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद, या तो समझ में आ गया, आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद। देखो अगले की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रेजेंट टाइम में बहुत चलता है कि कोई लोक सेवक गया, मान लो हम ही गए किसी को गिरफ्तार करने गए। ठीक है, तो अब वो क्या करने लगा कि हम जो है मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, कुएं में कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे, तेल डाल के आग लगा लेंगे, या ये सब चीजें कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, हमारे कार्य में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, देखिए यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने हेतु आत्महत्या का प्रयत्न करता है ऑब्लिक आत्महत्या की धमकी देता है, तो यह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, किसके लिए, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। ठीक है, धारा किसके तहत 226 के तहत। ओके, तो क्या हो गया, आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन, यदि लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, जैसे मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूं, अगर मुझे किसी गिरफ्तारी करनी है तो मैं उसको गिरफ्तार करूं। ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मान लो सपोज कर मैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा हूँ, ठीक है, और व्यक्ति मुझे धमकी देता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, या मान लो कुल मिला वो ऐसा प्रयत्न करता है, तो उससे क्या है, दंडनीय अपराध बताया गया है कि अब तुम्हें क्या है, इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक, दंडित किया जाएगा और कितने 1 साल की सजा होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला मामला। अब हम लोग अगले मामले की बात करते हैं। देखिए और क्या क्या एड ऑन किया गया है, और इसमें एड ऑन किया गया सामुदायिक सेवा। ये क्या समझते हैं, देखिए
पहले क्या था कि दंड जो था वो 5 प्रकार से दिया जाता था दंड, ठीक है। जैसे क्या है, एक तो मृत्युदंड, एक आजीवन कारावास, एक कारावास जिसमें 2 प्रकार से होता था, एक साधारण कारावास, एक सश्रम कारावास यानी कठोर कारावास, ठीक है। 3 प्रकार ये हो गए। 3 प्रकार का चौथा ये होता था कोई संपत्ति के तुम्हें जब्त कर ली जाएगी, यानी किसी की संपत्ति जब्त कर लेना। 5वां क्या होता था, जुर्माना लगाना। तो ये 5 प्रकार की सजा पहले मिलती थी। अब उसी सजा में क्या है, एक और सजा जोड़ दी गई, कौन सी, सामुदायिक सेवा, ठीक है। यानी कोर्ट तुमको सामुदायिक सेवा, यानी कि कोई तुच्छ अपराध आपने किया, छोटा अपराध किया, पहली बार कोई गलती से अपराध हो गया आपसे, या मान लो जो भी है, तो उसमें क्या होगा, आपको कोर्ट क्या कर सकता है, सामुदायिक सेवा कह सकता है कि आप जाइए चिकित्सा अस्पताल में लोगों की मदद कीजिए, या आप आश्रम में जाइए वहां लोगों की मदद कीजिए। तो ये क्या सामुदायिक सेवा को सेवा के रूप में दंड का प्रावधान, ठीक है, दंड का प्रावधान लाया गया। ओके, लाया गया किस रूप में, सामुदायिक सेवा के रूप में। धारा कौन सी है, धारा जब आप लोग पढ़ोगे तो बीएनएस की धारा 4 में बताया गया है दंड के बारे में। और इसमें कितने स्टार्टिंग में जो दंड थे, जो आईपीसी में दंड थे, वो कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। और एक जो सामुदायिक सेवा जोड़ दिया गया तो कितने प्रकार के दंड हो गए, 6 प्रकार के। तो वर्तमान में कितने प्रकार के दंड है, 6 प्रकार के दंड है। किस धारा के तहत, बीएनएस की धारा 4 के तहत। कौन कौन से दंड है, देखो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास दूसरा, तीसरा कारावास जिसमें साधारण और कठोर कारावास हो सकता है, ठीक है, 3 हो गया। चौथा हमारा क्या, किसी की संपत्ति जब्त कर लेना। 5वां क्या है, जुर्माना। 6वां क्या ऐड कर दिया गया उसमें, सामुदायिक सेवा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद। देखिए, झूठी या भ्रामक खबर फैलाना, झूठी या भ्रामक खबर फैलाना क्या बना दिया गया, अपराध। फैलाना क्या होगा, अपराध होगा। और इसमें सजा क्या हो, किस आधार पर मिलेगी, कि तुम खबर जैसे मान लो किसी व्यक्ति के विरुद्ध फैला रहे हो, ठीक है, तो वो 356 के तहत मानहानि का दावा कर सकता है, ठीक है, कि इन्होंने हमारी जो है इंसल्ट की हुई है। ये किसके तहत, झूठी या भ्रामक खबर अगर फैला रहा है और किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहा है, या किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहा है, या संस्था को बदनाम कर रहा है, तो उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं, 356 धारा के तहत वो मानहानि कह सकता है कि मानहानि हो रही है। और इसके अलावा अगर वो व्यक्ति ऐसी भ्रामक खबर फैला रहा है, कैसी, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और जो बंधुता है उसको ठेस पहुंचता है, किसकी, राष्ट्र की एकता, अखंडता या संप्रभुता, बंधुता, इनको यदि ठेस पहुंचती है तो उसे दंडित किसके तहत किया जाएगा, 195 फर्स्ट के तहत। और मानहानि 356 के तहत। व्यक्तिगत या संस्था किसी को बदनाम करता तो किसके तहत, 356 के तहत, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, ये समझना कि झूठी या भ्रामक खबर फैलाना, ये सारे 2 प्रावधान है जो नए एड ऑन किए गए इसमें कानून में। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। अगला हम लोग बात करते हैं 7वां पॉइंट, देखिए इसमें क्या एड किया गया है। 7वां पॉइंट क्या है, पहला था राजद्रोह। राजद्रोह आईपीसी की धारा थी, इसमें 124A में राजद्रोह को बताया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है, इसके जगह देशद्रोह लाया गया है, ठीक, राजद्रोह नहीं देशद्रोह माना जाएगा, या देशद्रोही माना जाएगा। तो राजद्रोह की जगह वर्तमान में क्या आ गया, देशद्रोह। और ये किसके तहत अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद में बीएनएस की धारा 152 के तहत, ठीक है, इतना याद रखना। देशद्रोह के समय बीएनएस की धारा 152 में किसकी जगह पे आया है, राजद्रोह की जगह पे आया है, ठीक है। अगले लोग बात करते हैं 8वें के नंबर की। देखिए, लापरवाही से मृत्यु जो थी, लापरवाही से मृत्यु धारा 304 में थी आईपीसी में, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब लापरवाही से मृत्यु आईपीसी में थी। अभी वर्तमान में क्या है, लापरवाही से मृत्यु के लिए
सजा बढ़ा दी गई है, ठीक है, सजा बढ़ा दी गई है। और ये धारा कौन सी किस में धारा में आएगा? 106 BNS, ठीक है, समझ में आया? 106 BNS में आएगा। आपको क्या होगा? अब इसमें क्या क्या किया गया, देखो मेरी बात समझो। इसमें दो प्रकार से दिया गया। एक तो पहले 2 वर्ष की सजा थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, लापरवाही से अगर किसी की मृत्यु होती है तो। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, डॉक्टरों के लिए, लेकिन अभी जो डॉक्टर है उनके लिए कितनी रखी गई? 2 वर्ष की रखी गई है, ठीक है। तो क्या है, लापरवाही से मृत्यु के लिए सजा क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। धारा किसमें? BNS 106 में। लापरवाही का मतलब कैसे? जैसे ड्राइविंग कर रहे हो आप, मान लो ड्रिंक करके पी रहे हो, या मतलब ऐसे चला रहे हो मिला के, ड्राइविंग का है, खतरनाक ढंग से चला रहे हो, ये लापरवाही कर रहे हो आप, क्या ड्राइविंग के जो नियम है उनके उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे मान लो घर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या आप लापरवाही कर रहे हो, उससे कोई ईंट गिरती नीचे किसी की लग जाती है सर में, तो क्या हो जाएगा? ये लापरवाही से मृत्यु में आएगा आपके, ठीक है। यहाँ आपका आशय नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को मारने का आशय नहीं था, लेकिन क्या है, कोई मर गया। और ये क्यों मरा? क्योंकि आप लापरवाही कर रहे थे, ठीक है। तो लापरवाही से मृत्यु की सजा कितनी? 2 से कितनी कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई। लेकिन डॉक्टरों के लिए भी कितनी है? 2 वर्ष की है। डॉक्टरों से कोई लापरवाही मर जाता तो उसके लिए कितनी है? 2 वर्ष है, ठीक है। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के लिए श्रेणीबद्ध जुर्माना, जुर्माने की सजा। अब देखिए इसको समझिए, श्रेणीबद्ध जुर्माना क्या है? जैसे पहले किसी व्यक्ति ने मान लो 50,000 का कोई नुकसान किया सरकारी संपत्ति का, ठीक है, और या उसने 5 करोड़ का नुकसान कर दिया, ठीक है, 5 करोड़ का नुकसान कर दिया उसने संपत्ति का, ठीक है। अब क्या है, उसको अगर सजा में ये दिया गया है कि इसको 10,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल की सजा हो सकती है, तो इसमें भी 10,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा होगी, इसमें भी 10,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा ही होगी, ठीक है। वो चाहे 50,000 का नुकसान करे या 5 करोड़ का करे या 5,000 का नुकसान करे, अगर सजा 10,000 रुपए प्लस जुर्माना है, सॉरी 10,000 रुपए जुर्माना प्लस 3 वर्ष की सजा है, तो वही दी जाएगी, चाहे वो कितना भी भारी नुकसान करे या कम करे। लेकिन अभी इसमें क्या प्रावधान कर दिया है नए वाले में? सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के लिए श्रेणीबद्ध जुर्माने की सजा, यानी कि तुम जितना बड़ा नुकसान करोगे उतना बड़ा जुर्माना लगेगा। यानी तुमने 5 करोड़ का नुकसान किया तो 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, संपत्ति के नुकसान के एवज में, नुकसान के एवज में जुर्माना। समझ में आया आपको? संपत्ति के नुकसान के एवज में जुर्माना, यानी जितना तुमने नुकसान किया उतना जुर्माना अब लगेगा। पहले क्या था, तुमने चाहे जितना ज्यादा नुकसान कर दियो या कम नुकसान कर दियो, जो एक लिमिट फिक्स है वही रहेगी, ठीक। इसके अलावा एक और बात करते हैं आगे इसके, ये चीज समझ में आ गई आपको? पहला क्या था मैंने बताया था, पहला आपको बताया था मैंने, झूठा या मिथ्या जो है वादा करके किसी के साथ मैथुन करना, शादी का वादा करके मैथुन करना, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने जो बताया था, दूसरा वो पॉइंट था तुम्हारा, क्या कहते हैं, हाँ दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट था हाँ मॉब लिंचिंग और हेड वाली घटनाएं थी जो, ठीक है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कवर किया था सामान्य आपराधिक कानून के में अब क्या संगठित अपराध और आतंकवादी वाले जो सिस्टम थे वो किया था। अब चौथे में क्या हमने किया है, लोक सेवक के संबंध में, कि अगर लोक सेवक के कोई कर्तव्य का निर्वहन करने में यदि कोई व्यक्ति ये धमकी देता है कि मैं मृत्यु कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मतलब वो प्रयास करता है आत्महत्या का, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। और पांचवें मैंने क्या बताया, सामुदायिक सेवा के रूप में दंड का प्रावधान जोड़ दिया गया। छठवां का झूठी या भ्रामक खबर फैलाना क्या होगा, अपराध होगा। सातवां राजद्रोह की जगह पे क्या आ गया, देशद्रोह, ठीक है। लापरवाही से मृत्यु में क्या होगी, सजा बढ़ा दी गई है, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के लिए क्या श्रेणीबद्ध जुर्माना लगेगा, यानी जितना बड़ा नुकसान करोगे उतना बड़ा जुर्माना देना होगा। तो ये हमारा होगा इतना। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, अब एक
कानून के इसमें बात करते हैं। अनिवार्य न्यूनतम सजा, ये क्या किया गया, देखो अनिवार्य न्यूनतम सजा, न्यूनतम सजा यानी कि ये क्या है, देखो पहले समझो क्या, पहले क्या था, कोर्ट किसी व्यक्ति को मतलब ये कह के छोड़ भी सकता था कि हाँ मतलब जो है तुम मतलब अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ सकता था। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, अनिवार्य न्यूनतम सजा कर दी है, यानी कि तुम चाहे सजा देनी ही पड़ेगी, चाहे छोटी से छोटी सजा दो आप उसे, ठीक है, लेकिन अगर उसने अपराध किया तो उसे सजा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अनिवार्य न्यूनतम सजा। और ये क्या किया गया है, न्यायिक सेवकों के दायरों को, न्यायिक सेवक के दायरे को सीमित किया गया, सीमित किया गया है। अब देखो समझो क्या है ये, जो न्यायिक सेवक है न्यायाधीश है, वो क्या है अपने विवेक के आधार पर पहले क्या है, मतलब वैसे जो मतलब जो छोटे क्राइम होते थे उसमें छोड़ सकते थे, बट अभी क्या इसमें प्रावधान कर देगा, अनिवार्य न्यूनतम सजा, यानी कि अगर उसने अपराध उसके ऊपर साबित हो रहा, उसने अपराध किया है तो आपको चाहे छोटी से छोटी सजा देनी ही पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये होगा अनिवार्य न्यूनतम सजा। तो ये प्रावधान क्या हुए, इसमें जोड़े गए, किसमें, BNS में, BNS में, ठीक है। ये प्रावधान जोड़े गए और हटाए कौन गए प्रावधान, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हटाए गए प्रावधान, हटाए गए प्रावधान, तो ये जोड़े गए प्रावधान हो गया आपने। हटाए गए प्रावधान में आपको समझेंगे, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 377 धारा पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, 497 धारा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, और 310, ठीक, ये जरूर मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, बाकी ये दोनों धारा में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ये दोनों मैंने बताई थी किसके हैं, IPC की हैं। अब इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया BNS में। क्यों हटाया गया इसको भी समझते हैं यार, एक करके देखो। 377 जब मैंने बताया था, ठीक है, इसमें मैंने एक वाद पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने मेरी वाद की क्लास ली होगी तो आप लोगों को ये पता होगा। मैंने इसमें एक वाद पढ़ाया था, नवतेज सिंह जौहर, और मैंने एक चीज और बताई थी, बनाम क्या होगा बताओ। मैंने बनाम वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि बनाम क्या होगा, बनाम राज्य होगा, बनाम केंद्र होगा, बनाम क्या होगा मैंने बताया था। तो ये बताओ IPC कैसा है, केंद्रीय कानून है, तो बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को अगर ना पता हो तो आप लोग पहले क्लासेस देखिए, उसमें आप क्या क्लासेस देखा कीजिए पूरी, आपको क्या चीजें समझ में आएंगी ज्यादा अच्छे से। मतलब हो सकता है मैं भी उतनी अच्छी क्वालिटी जो सब चीजें ना मिले आपको, लेकिन जो आपको फैक्ट जो मिलेगी, चीजें जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ये समझ लीजिए। तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ कब का बात है, 2018 का है। तो देखिए पहले समझिए कि 377 धारा कहती क्या है। ये अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन क्या होता है कि जो चीजें मतलब सेक्स के लिए बनी हुई हैं उनको छोड़कर, मतलब उनकी जगह पे जो चीजें सेक्स के लिए नहीं बनी हुई उनके द्वारा सेक्स करना, वो होता है अप्राकृतिक मैथुन। जैसे क्या है कि मतलब अगर मान लो जो चीजें नहीं बनी हुई हैं, एक प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है, तो अप्राकृतिक मैथुन को क्या इसमें आपराधिक बनाया गया था, आपराधिक बनाया गया था, यानी कि इसके लिए दंड का प्रावधान था, ठीक है। इसको क्या किया गया, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाले बाद में क्या किया गया, इस धारा को निरस्त कर दिया गया, धारा को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। क्योंकि ये क्या करती थी, धारा क्या कहती थी कि आप अगर सहमति से भी आप प्राकृतिक मैथुन कर रहे हैं, यानी आप प्राकृतिक मतलब अननेचुरल सेक्स कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपराध कहलाएगा। और उसी चीज को लेकर नवतेज सिंह जौहर क्या चले गए, कोर्ट चले गए कि अगर कोई व्यक्ति सहमति से कर रहा है तो उसे कैसे अपराध साबित कर सकते हैं, कैसे अपराध कहेंगे। तो उसी चीज को लेकर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही खत्म कर दी, 377 निरस्त कर दी, और उस धारा को क्या किया गया, BNS में हटा दिया गया, यानी BNS में रखा ही नहीं गया है, ठीक है। अगली की बात करते हैं, 447 धारा क्या है, व्यभिचार है, व्यभिचार है।
मैंने इसको इसमें एक बात बताया था, बात के अलावा मैंने इसमें एक मूवी के नाम भी बताया था। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास तो आप लोगों को पता होगा। मैंने बताया था रुस्तम मूवी। रुस्तम मूवी इसी बात से रिलेटेड थी, ठीक है। रुस्तम मूवी, इसमें व्यभिचार क्या कहता है? व्यभिचार ये कहता है कि यदि कोई विवाहित महिला के साथ में यदि कोई पुरुष संबंध बनाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पुरुष क्या होगा, मतलब एक प्रकार से दंड का भागी होगा, यानी कि वो अपराध कर रहा है, और चाहे वो महिला की सहमति से क्यों ना बना रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यभिचार को क्या किया गया था, दंडित बनाया गया था। यानी कि अगर कोई पुरुष, इसमें पुरुष को ही दंड दिया जाता तो महिला को दंड नहीं दिया जाता था, इतना याद रखिएगा। तो व्यभिचार में क्या था, यदि कोई पुरुष विवाहित महिला के साथ सहमति से संबंध बनाता है तो भी वह व्यभिचार का दोषी होगा, तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पुरुष विवाहित महिला के साथ सहमति से भी संबंध बनाता है तो क्या होगा, व्यभिचार का दोषी होगा, ठीक है। इसी बात को लेकर आप लोग रुस्तम मूवी देखोगे। रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार की वाइफ किसी और पुरुष के साथ संबंध में चली जाती है, तो वैसे सेम मूवी इसी बात से ही प्रेरित है। अब इसमें क्या है, एक बात आता है जोसेफ साइन बनाम क्या होगा भाई, भारत संघ। कब का वाद है ये भी 2018 का वाद है, ठीक है। अब इसमें समझना, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वाद में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्त कर देता है। आईपीसी धारा 497 क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है। यानी अब विचार क्या हो गया, अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर सहमति से कोई संबंध बना रहा है तो क्या है, अपराध नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों वाद है, नवतेज सिंह जोसेफ साइन कब के हैं, 2018 के हैं। किसके, भारत संघ बनाम भारत संघ। एक में 370 धारा खत्म की गई, एक में 497 धारा खत्म की गई। 310 में क्या देखिए, 310 में ठग के लिए दंड था, ठगी के लिए दंड। इसको भी क्या कर दिया गया, बीएनएस में नहीं रखा गया है, ये रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या क्या चीजें नहीं रखी गई हैं, आईपीसी धारा 370 नहीं रखी गई, आईपीसी धारा 497 नहीं रखी गई बीएनएस में, आईपीसी धारा 310 नहीं रखी गई। और क्या क्या रखा गया, क्या क्या नया एड ऑन किया गया, मैंने वो भी बता दिया था। तो अब आप लोगों को बीएनएस का पता चल गया। देखो आज क्लास में उन्होंने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पुराने कौन सा आपराधिक कानून थे उनको पढ़ा, पुराने आपराधिक कानून कौन थे उनको पढ़ा, उनकी जगह पर नए आपराधिक कानून कौन आए उनको पढ़ा, क्यों आए वो पढ़ा, ठीक है। तीसरा है कि आपराधिक कानून जो तीनों हैं उनका अलग अलग कार्य क्या है वो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। और पुरानों में कितनी धाराएं थी वो पढ़ा, नए में कितनी धाराएं होंगी वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया किसके, बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए, दो चीज इसमें हमने पढ़ी, क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए, ठीक है, और क्या हटाया गया, क्या नया जोड़ा गया हमने पढ़ लिया, क्या नया हटाया गया हमने पढ़ लिया। बाकी जो है वो धाराओं का सीक्वेंस चेंज हुआ है। पुरानी धाराएं जो थी, धाराएं वही है, परिभाषा भी लगभग वही है, बस उनका सीक्वेंस चेंज हो गया है। यानी पहले 302 में अगर था वो थी क्या कहते हैं मर्डर के लिए जो है दंड था, तो अब 103 में पहुंच गया, अभी उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसी क्या धाराएं चेंज हुई हैं, समझे, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो अब हम लोग अगली क्लास में क्या, इसकी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको, जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वो ग्रुप की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या है, इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग धाराएं पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था कि जो चेंजमेंट आए हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि नया क्या ऐड हो गया और पुराना क्या हटा हुआ है, ये चीज आपको समझ में आ गई पूरी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सारे मिलते रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए।
तो इससे क्या है कि आप लोगों को पूरी चीज समझ में आएगी। आप किसी चीज को मतलब जब अगर किसी चीज को जज करना है तो पढ़ने के बाद आप ये देखो उससे रिलेटेड सवाल मिल रहे कि नहीं मिल रहे एग्जाम में। इससे रिलेटेड तो खैर मिलेंगे नहीं अभी, क्योंकि ये अभी नया एड ऑन हुआ है। जो मैंने बाद पढ़ाए हुए हैं, बादों की क्लासेस आप पढ़िए, उसका प्रीवियस ईयर लगाइएगा, देखिएगा बाद उससे फंस रहे हैं पूरे पूरे। तो क्या है कि आप डिजिटल बोर्ड या वो सारी चीज़ों के आधार पे आप जो है जज मत करिए। आप ये देखिए कि मैं व्यक्तिगत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको अच्छी तरह से चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरी भी लास्ट एग्जाम में ही 53-53वीं रैंक थी। तो यानी कि मुझे एग्जाम का पता है कि हाँ कैसा पैटर्न रहता है, कैसी चीज़ें पूछता है, क्या पूछता है। वो भी आप लोगों के लिए मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है आगे से जो है मतलब वीडियोस मेरी सारी कंप्लीट देखा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।